शिव वीरेन अपना अगले मिशन की डिटेल देखने लगते हैं और राम जी लैपटॉप पर काम करते हैं। तभी शिव को चिप का फ़ोन आ जाता है। तीनों सामने लगी स्क्रीन के सामने खड़े हो जाते हैं। सामने एक लगभग 45 साल का आदमी था। तीनों उन्हें सैल्यूट करते हैं। चीफ, तो शर्मा जी, अब आपका अमेरिका में काम ख़त्म हुआ और आप यहीं रहेंगे? राम जी, जी चीफ। चीफ, वीरेन, तुम्हारा अगला मिशन अबू धाबी में होगा। 1 महीने बाद। सारी डिटेल शर्मा जी के पास है। वीरेन, जी चीफ। चीफ, शिवांश, तुम्हारा मिशन फर्स्ट अबू में होगा। 2 महीने बाद तक तुम दोनों शर्मा जी के हैकिंग कोडिंग सब कुछ सीखोगे जो तुम्हारे मिशन के लिए ज़रूरी है। तो तुम दोनों को टीम भी दी जाएगी जो 1 हफ्ते में तुम्हारे पास होगी। तो सब प्लानिंग कर लेना और जो टारगेट दिया है उसे ख़त्म भी करना है। दोनों पूरे जोश से। यस चीफ। चीफ, गुड। शिवांश, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है तो आप दोनों बाहर जाएं। वीरेन और राम जी बाहर जाते हैं। चीफ, तो तुम्हारे और शर्मा की बेटी में क्या चल रहा है? शिव हैरान रह गया। शिव, चीफ, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। मैं चीफ, देखो शिवांश, मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। शर्मा ने अमेरिका जाने के लिए बस एक ही शर्त रखी थी कि मैं उसकी बेटी का ध्यान रखूं, बस उसे पता ना चले। शायद उसकी बेटी से उनकी बनती नहीं है। शिव मन में, उनकी तो किसी से भी नहीं बनती है। चीफ, तो मुझे रूहानी की हर खबर मिलती है। वो कहाँ रही, किसके साथ है, सब। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि शर्मा के साथ तुम्हारा जो भी झगड़ा है उसे एक तरफ कर रूहानी का हाथ मांग लो। शिव तो और भी हैरान रह गया। चीफ, मुझे तुम दोनों की जोड़ी पसंद है और वैसे भी वीरेन और तुम दोनों मेरे बच्चों की तरह ही हो। शिव खुशी से, जी चीफ। चीफ, चलो ख्याल रखना और इन 2 महीने में ही शादी कर लेना। शिव अब शर्माने लगा। चीफ ने हंसते हुए कॉल कट कर दी। तीनों काम कर बाहर आते हैं। राम जी, अब शगुन का सामान भी लेना है। वीरेंद्र शिव की ओर देखता और बड़बड़ाता है, ये सच में कंप्यूटर जीनियस हैकर है। पता नहीं किसने इन्हें एजेंट बना दिया। शिव, अंकल सामान आ गया है, गाड़ी में है, पहले ही मंगवा लिया था। राम जी, अच्छा तो फिर सही है। शिव और वीरेन ने एक दूसरे को देखा, फिर सर झटक दिया। शिव, वैसे आप पहले डीएम थे ना? राम, आपको कैसे पता? शिव, रूही ने बताया। और वो गुंडा, उसका क्या किया? वापस से दिखा ही नहीं। राम, रूही ने ये सब आपको क्यों बताया? शिव, रोहन भाई है उसका, तो उसके सामने बता दिया, मैं भी वहीं था। अब ये सब छोड़ो, उस गुंडे का क्या किया? राम जी, तब भी मैं एक एजेंट ही था। तो चीफ तब मेरे सीनियर थे, उन्हें पता चला तो उन्होंने उसे उठवा लिया और ख़त्म कर दिया। चीफ भी तुम दोनों की तरह ही काम करते थे। वीरेन, तो आपको उनसे भी परेशानी है क्या? राम जी चिढ़कर, बस अब घर चलो। तीनों रूही के घर पहुंच गए। शिव और वीरेन अनु को वहां ले करके अपने घर आ गए। शिव वीरेन से, यार कैसे अपने ससुर को मनाऊं? मुझे जहाँ तक लगता है वो कभी नहीं मानेगा मेरे और रूही के लिए। वीरेन, लगता तो मुझे भी यही है। बाकी कल जा रहे हैं ना रोहन की शादी के लिए, तो वहाँ पर देख लेंगे। पर जो भी है, मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। क्या ससुर है। शिव वीरेन को घूरता है, कुछ सोचता है। दोनों अपने कमरे में जाते हैं। रात को रूही देर तक सबसे बातें करती है, पर अपने पापा से कम ही। देर रात कमरे में आती है और लेट जाती है। तभी एक साया खिड़की से उसके कमरे में आता है और उसके पास जाकर के नीचे बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। रूही जैसे ही करवट लेती है तो उसका हाथ किसी के चेहरे से छू जाता है। रूही हड़बड़ी में उठती है तो सामने शिव था। रूही गहरी सांस लेकर, आप यहाँ? किसी ने देख लिया तो? शिव, किसी ने नहीं देखा ना देखेगा। रूही, पर इतनी रात को यहाँ? शिव, वो तुम्हारी परमिशन चाहिए। रूही हैरानी से, किस बात के लिए? शिव, तुम्हारे पापा से हमारी बात करने के लिए और रोहन और जारा के साथ ही हमारी शादी के लिए भी। रूही हैरानी से, क्या इतनी जल्दी? शिव, हाँ, 2 महीने बाद मुझे मिशन के लिए जाना है। उससे पहले तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और पता नहीं कितना टाइम लगे इस बार तो। रूही थोड़ी रुआंसी सी हो गई। रूही ने शिव को नीचे से उठाकर पास बैठा लिया और अपना सर उसके सीने से लगा लिया। रूही, ऐसी बात है तो जल्दी से पापा से बात कर लीजिए। मैं आपको मिशन के लिए नहीं रोकूंगी, पर पहले हम शादी करेंगे और साथ रहेंगे। रहेंगे ना? शिव ने रूही को अपनी बाहों में भर लिया। शिव, हाँ, हमेशा।
रूही और शिव ऐसे ही बैठे रहे। फिर शिव कुछ समय बाद चला गया। अगले दिन शिव का घर। शिव, वीरेन, अनु तैयार थे। शिव, तुम दोनों को पता है ना कि क्या करना है? अनु, आपकी सास को पटाना है। वीरेन, तेरे साले को भी मनाना है तुझे जीजा जी बनाने के लिए। अनु, बस आपको सबसे परफेक्ट दिखाना है आंटी के आगे कि भाभी के लिए आप ही परफेक्ट है। शिव, और ससुर जी को भी कभी संभालेगा। वीरेन, तो मिशन शर्मा जी शुरू। तीनों साथ में यस बोलते हैं और रूही के घर की ओर निकल पड़ते हैं। वहां से जब बेंगलोर के लिए निकलते हैं, पर इस बार फ्लाइट से, वहां पर रोहन और कबीर लेने आते हैं। शर्मा जी रोहन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। रोहन कबीर के बारे में बताता है, उससे भी खुश होकर मिलते हैं। सभी शिव के घर पर ही रुकते हैं और शाम को मलिक साहब को मिलने के लिए निकलते हैं। इस सब में शिव सबकी बहुत केयर करता है। रूही की मम्मा तो बस शिव की तारीफ ही करे जा रही थी। रोहन तो पहले से ही शिव से इम्प्रेस था। बस शर्मा जी चिढ़ रहे थे, पर रूही की मम्मा ने उन्हें बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था। शिव, अनु और वीरेन का प्लान काम कर रहा था। 10 दिन बाद शादी थी। शादी 2 तरीकों से होनी थी, दिन में निकाह और रात में फेरे। सब तैयारी शिव और रोहन कर रहे थे। लड़के वालों की ओर से, लड़की वालों की ओर से वीरेन और कबीर लगे थे। रोहन भी शर्मा जी को शिव की अच्छाइयाँ बताता और दिखाता रहता। शर्मा जी का भी दिल अब पिघलने लगा था। शादी को 1 हफ्ता रह गया था और शर्मा जी टस से मस नहीं हो रहे थे। रूही की मम्मा ने भी हाँ कर दी थी। रोहन के पूछने पे सब बस शर्मा जी के जवाब के इंतजार में थे। फिर कबीर ने कमान संभाली। एक दिन कबीर किसी काम से शिव के बंगले आया तो पता चला कि सब शॉपिंग करने गए हैं। फिर उसने राम जी को देखा, जो वहां पर बैठे पूरे घर को निहार रहे थे और कुछ सोच रहे थे। कबीर चला गया उनके पास। कबीर, कैसे हैं अंकल आप? राम जी, अरे बेटा तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है शादी की? कबीर, बहुत अच्छी चल रही है, पर मैंने कुछ सुना है कि 2-2 शादियां हो रही हैं यहाँ। राम जी थोड़ा आकर से, नहीं, सबके वहम ही है। सब चाहते हैं कि रूही की शादी उस शिवांश के साथ ही हो जाए। कभी, ओह, तो ये बात है, पर इसमें तो आपका ही फायदा है। राम जी हैरानी से, वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। कबीर, अपना मास्टर माइंड यूज करके देखिए, अगर रूहानी जी की शादी शिवांश से हो गई तो वो तो आपकी हर बात मानने के लिए झुकना होगा और माननी ही पड़ेगी। वैसे भी उसके माँ पापा नहीं है तो अपनी पत्नी के ही माँ पापा को उनका दर्जा देगा। फिर कुछ रुक कर राम जी की ओर देखता है तो कुछ सोच रहे थे। कभी, ये जो घर देख रहे हैं ना, ये उसकी माँ का सपना था जो उसने पूरी जी जान लगाकर पूरा किया। ज्यादा कर जो अनाथ बच्चे होते हैं कभी सही रास्ते पर नहीं बढ़ते और ये मुकाम नहीं हासिल करते, पर शिवा ने ये किया। वैसे तो मुझे भी वो कुछ खास पसंद नहीं है, हमेशा अपनी चलाता है, पर उसकी मेहनत और ईमानदारी की दाद देता हूँ। हमेशा गलत के खिलाफ लड़ता है। कबीर ने देखा कि राम जी का चेहरा नरम पड़ रहा है। कबीर मन में, चल कबीरा, बस अब आखिरी चोट दे ही दे, फिर दुश्मन हार जाएगा। कबीर, पर एक कमी है, गुस्सा बहुत करता है, और अगर आपने हाँ नहीं की तो गुस्से में ही, पर शादी तो करेगा रूहानी जी से, और अगर गुस्से से की तो पूरी जिंदगी वो और रूहानी दोनों ही आपके हाथों से निकल जाएंगे। वो तो अपने बच्चों तक को आपके पास नहीं आने देगा। सोच लो अब आप। वैसे भी आंटी और छोटा रोहन दोनों ही उसकी तरफ है। ये ना हो कि हेड ऑफ द फैमिली उसे ही बना दे। आगे आप तो जीनियस, तो सोच लो। राम जी सोचे पड़ गए। कबीर वहां से खिसक गया और मॉल में उनके पास चला गया। कबीर शिव और वीरेन के पास जाकर के, जो रोहन को कपड़े ट्राई करवा रहे थे, उनके पास गया। कबीर, तो शिवा देख, तेरा ये काबिल दोस्त सब सेट करके आया है। ऐसी ऐसी बातें बोली है कि शर्मा जी पहले विकेट पर ही आउट हो गए। तू बस घर जाकर देखता, तुझे सीधा गले से लगाएंगे। वीरेन, और अगर तूने कुछ गड़बड़ की हुई तो? कबीर, यार क्या है, भरोसा रखो। रोहन, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये हम तीनों से पिटेगा। शिव, डन। अगर कुछ हुआ तो तू देख लेना कि तेरा क्या होगा। कबीर, और अगर मान गए तो? शिव, तो तेरे लिए पक्का एक अच्छी सी लड़की से शादी करवा दूंगा। कबीर खुश होकर, सब अपनी बात पर रहना, तीनों एक साथ, तू भी। सब लड़की की ओर जाते हैं।
जो अभी भी कपड़े ले रही थी। रूही जो भी साड़ी उठाती शिव नाम में सिर हिला देता। सबके कपड़े डन हो गए थे रूही को छोड़कर। अनु ने सबको जाने को बोला और खुद रूही के साथ आने को बोल दिया। रीटा जी ने शिव को रुकने को बोल दिया। वो तो खुद चाहती थी कि दोनों साथ ही रहें। शिव का दिल तो मानो खुशी से उछल रहा था। शिव के कहने पर वीरेन भी रुक गया। जो अनु ने शिव को इशारे पे कहा था। हमारी अनु कैसे पीछे रहती। वैसे भी रूही के पापा के चक्कर में वीरेन के साथ रह ही नहीं पा रही थी। भाई तो भाई, बहन भी कहाँ कम थी। शिव ने रूही को एक लहंगा दिया और पहनने को कहा। जैसे ही रूही पहन के आई तो जो भी उस दुकान पर थे सबकी नजरें उस पर ही टिक गई। लाल और हरे रंग के लहंगे पर कयामत ही लग रही थी। गहरे हरे रंग का लहंगा, ऊपर से गोल्डन कढ़ाई, लाल रंग की चोली, लाल रंग का दुपट्टा और दुपट्टे पर हरे रंग की पट्टी। शिव तो बस रूही को ही देख रहा था। शिव रूही के पास आकर, हमारी शादी के जोड़े में बहुत प्यारी लग रही हो, यही पहनना है तुम्हें। रूही हैरानी से, पर पापा। शिव, वो मान जाएंगे, मुझ पर भरोसा है ना। रूही हाँ भाई सिर हिलाती है। शिव, तो बस फिर जाओ चेंज कर लो और कुछ ठीक करवाना है तो अभी बोल दो। रूही, हाँ हाँ, वो ये चोली थोड़ी लूज है। शिव, कोई बात नहीं, अभी ठीक करवाता हूँ, तुम आ जाओ। रूही चेंज करके आती है और चोली की फिटिंग ठीक करवाने को देती है, जिसमें 1 घंटा लगना था। तो चारों पास के कैफे में बैठ गए। फिर जब लहंगा मिल गया तो घर की ओर निकल पड़े। जैसे ही घर पहुंचे सामने शर्मा जी बैठे थे और बाकी सब साइड में खड़े थे। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था। वीरेन मन में, एक तो इन्हें भी चैन नहीं, पता नहीं क्या कहेंगे। उसने कबीर को देखा तो उसका मुंह उतरा हुआ था। शर्मा जी गुस्से से, रूहानी, तुम इस सिवान से प्यार करती हो। रूही बिना डरे ही शिव का हाथ थाम कर, जी पापा। शर्मा जी रूही को घूरने लगे, पर रूही ने शिव का हाथ और कस के पकड़ लिया। सब रूही को देख रहे थे और शिव भी। शिव मन में, वाह मेरी शेरनी, हिटलर को पहली बॉल में ही क्लीन बोल्ड कर दिया। शर्मा जी, तो तुम्हारे लिए मेरा फैसला कोई मायने नहीं रखता। रूही, रखता है पापा, बहुत रखता है। तभी तो अब तक मैंने शिव के साथ शादी के लिए हाँ नहीं कही। और तो और वो खुद यही चाहते हैं कि आपकी हाँ के बाद ही हम शादी करें। शर्मा जी, इतनी ही मेरे फैसले की अहमियत है तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी शादी इससे नहीं होगी। रूही, अच्छा, पर आप मुझे कोई एक वजह देंगे क्यों नहीं पसंद शिव आपको। शर्मा जी, बस नहीं पसंद, बात खत्म। रूही, मैं आपकी हाँ का इंतजार करूंगी पापा। शर्मा जी, तो पूरी जिंदगी करती रहना। अरे क्या है इसमें, इससे अच्छा लड़का ढूंढ दूंगा तुझे। वीरेन मन में, यार ये क्या DDLJ लगा का अमरीश पुरी बन रहे हैं। इतने नखरे तो लड़की भी नहीं करती, हाँ करने में जितना ये कर रहे हैं। वीरेन कबीर को घूरने लगा। कबीर भी मन ही मन बड़बड़ाते हुए, मान जाओ अंकल, क्यों बच्चे की जान लेने पर तुले हो। ये मुझे सच में नहीं छोड़ेंगे, मार मार कर जान ले लेंगे। क्या ऐसा लड़का ढूंढ सकते हैं जो 6 साल तक बिना किसी उम्मीद के मेरा इंतजार करे। शर्मा जी हैरानी से, क्या। रोहन, मैं बताता हूँ। रोहन शर्मा जी को पिछले 7 सालों में क्या हुआ सब बताता हूँ। शर्मा जी, रीटा जी बहुत हैरान थे। रूही की मम्मा की आंखें गीली होने लगी। शर्मा जी, बरखुरदार, जब तुमने अपने इश्क का इतना इंतजार कर ही लिया है तो चलो, अब नहीं किया है तो और कर लो। किसी को कुछ समझ नहीं आता है। शर्मा जी शिव के पास जाकर खड़े होते हैं। शर्मा जी, 1 हफ्ते का इंतजार, फिर बेटे के साथ बेटी की भी शादी। अरे मेरी प्यारी रीटा जी, बेटे की शादी की तैयारी करो। सब ये सुनकर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। शिव जो कब से चुप था, सीधा आकर राम जी के गले लगता है। शिव, थैंक यू अंकल। राम जी भी उसे गले लगा लेते हैं। वीरेन बड़बड़ाती हुई, वाह ये तो सच में अमरीश पुरी बन गया, बस एक ही बात की कमी है। पीछे से कबीर आकर वीरेन के बगल में खड़ा हो गया। कबीर, मैं बताऊं किस बात की। दोनों एक दूसरे को देखते फिर बोलते हैं, जा रूही जा, जी ले अपनी जिंदगी, इस लड़के से ज्यादा कोई तुझे प्यार नहीं कर सकता। दोनों इतनी जोर से बोलते हैं कि सब उनकी ओर देखते हैं, फिर हंसने लगते हैं। वीरेन राम जी से, कमाल करते हो शर्मा जी, आप दिल ही जीत लिया आपने तो। शर्मा जी, अरे शर्मा जी नहीं अंकल बोलो। वीरेन मजाक, अरे एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। सब बहुत खुश थे। वैसे भी शर्मा जी बिना बताए ही सब लोगों को
दो दो शादियों की तैयारी कर रहे थे। रीटा जी ने तो सब रिश्तेदारों को पहले ही शादी पर बुला लिया था। ये सब देखकर शर्मा जी हैरान रह गए। सब कुछ अच्छे से जा रहा था। अब तो वीरेन की भी शर्मा जी से पटने लगी थी। आज संगीत था। जैसे ही तीनों लड़कियां तैयार होकर आईं तो सब देखते ही रह गए। जारा ने नीले रंग का लहंगा पहना था, अनु ने पिंक कलर की साड़ी और हमारी रूही ने मोर पंखिया रंग की साड़ी पहनी थी। कबीर अब भी अपने अकेले होने का रोना लेकर बैठ गया तो सब हंसने लगे। दोनों जोड़ियों को बैठा दिया गया। सबसे पहले अनु का डांस हुआ जो पंजाबी गाने पर था और वीरेन को देखते हुए अनु नाच रही थी। दूर खड़ा खड़ा का तो जाना संगी वे, मैं पे मेरे पाम पया तेरे नाल मंगी वे। दूर खड़ा खड़ा का तो जाना संगी वे, मैं मेरे पाम पिया तेरे नाल मंगी वे। वीरेन भी अब बस अनु में ही खो गया। शर्मा जी जब उस पर ध्यान गया तो वीरेन को बोले, शर्मा जी, वीरेन बाबू हमारी बच्ची को ऐसे मत देखो, नहीं तो नज़र लग जाएगी। तभी कबीर कहीं से घूमते घुमाते आया और बोला, नज़र तो लग चुकी है अंकल, ये हमारी अनु के होने वाले वो है। क्यों वीरेन बाबू? और वीरेन लड़कियों की तरह शर्माने लगा। शर्मा जी हैरानी से दोनों को देखने लगे। शर्मा जी, अरे तुम लोग भी धीरे धीरे धमाके कर रहे हो, एक बार में ये सब कुछ बता दो ना। वीरेन हंसने लगा। कबीर ने शर्मा जी को सब कुछ सबके बारे में बता दिया। फिर एक के बाद एक परफॉर्मेंस हो रही थी। शर्मा जी और रीटा जी ने डांस किया, फिर मलिक साहब ने भी जारा के साथ डांस किया, कबीर भी साथ हो लिया। कबीर को किसी का फ़ोन आ गया तो वो बाहर चला गया। जैसे ही बात करके अंदर आने लगा तो किसी से टकरा कर गिर गया। जैसे नज़र उठाकर देखा तो सामने एक घुंघराले बालों वाली लड़की उसके ऊपर थी। गोल गोल बड़ी काली आंखें, गोरे गोरे गोल गोल गाल। कबीर तो उसे देखता ही रह गया। दोनों खड़े हो गए। वो लड़की कबीर को देखने लगी, फिर एकदम से बोली, आप कबीर हो ना? कबीर मन में, अरे वाह, मैं इतना फेमस हो गया हूँ कि लड़कियां भी पहचानने लगी। पर ऐसा कौन सा काम तो किया नहीं मैंने। कबीर सोच ही रहा था कि वो लड़की फिर से बोली, आप कबीर हो ना? कबीर, हाँ, पर आप? लड़की, अरे मैंने तो आपको पहचान लिया पर आपने नहीं पहचाना। कबीर, हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। लड़की, अरे कबीर, मैं नीवी, अनु की दोस्त, हम एक ही स्कूल में ही थे। आप और वीरेन दोनों हमारे सीनियर थे। कबीर हैरानी से, तुम नीवी हो सच में? तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। नीवी, क्या? मैं सच में बदल गई? अच्छी नहीं लग रही हूँ। कबीर उसमें खोए हुए, हाँ बदल गई हो, पर एक बात जो बिल्कुल नहीं बदली। नीवी कबीर को देखते हुए, वो क्या? कबीर, यही तुम बहुत क्यूट हो, पहले भी थी और अब भी हो। ये सुन नीवी मुस्कुराने लगी। नीवी, थैंक यू कबीर, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। कबीर खुशी से, थैंक्स। तब तक अनु भी आ गई और नीवी को साथ ले गई। कबीर भी पीछे पीछे ही आ गया और नीवी के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। कबीर नीवी को बहुत ध्यान से देख रहा था। गोरा रंग, गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें, गोल मटोल सा चेहरा, हंसती तो डिम्पल पड़ते, घुंघराले बाल जो कंधों के नीचे तक थे, ना ज़्यादा मोटी ना पतली, एकदम क्यूट सी। आज संतरी रंग की साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। कबीर तो बस नीवी में ही खो गया था। वीरेन कबीर के पास आया। वीरेन, ओए चल हमारा डांस है अब। पर कबीर को कहाँ होश था। वीरेन ने कबीर को हिलाया। कबीर होश में आया। कबीर, हाँ चल यार डांस करने। दोनों चले गए। रोहन, जारा, रूही, शिव दोनों सामने ही बैठे थे। अभी उनका डांस भी बाकी था। तभी स्टेज पर वीरेन और कबीर आए। दोनों डांस करने लगे। मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगाकर, बैठा दिया फलक पर मुझे खाक से उठाकर। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाकर, बैठा दिया फलक पर मुझे खाक से उठाकर। रोहन और शिव भी वीरेन और कबीर के पास आ गए और चारों गले लग गए। चारों की आंखें नम थीं। चारों की ऐसी दोस्ती देख सबकी आंखें गीली हो गईं। शर्मा जी तो हैरान थे कि कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी आगे होते हैं। चारों बिल्कुल एक दूसरे की जान थे। सभी उनकी दोस्ती देख बहुत खुश थे। वो क्या है ना, आज के ज़माने में सच्चे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, पर मेरी इस कहानी में मैंने दोस्ती की अहमियत दिखाई। फिर जारा और रोहन का डांस हुआ। जग घूमिया तारे जैसा ना कोई, जग घूमिया तारे जैसा ना कोई। दोनों बस एक दूसरे में खोकर डांस कर रहे थे। सच में बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। फिर हमारी सबसे रोमांटिक कपल की बारी आई। रूही
और शिव। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने पे तेरे सर को लगा, सुनता रहूं नाम अपना, नाम अपना। दोनों एक दूसरे को महसूस कर कदम से कदम मिलाकर नाच रहे थे। सब उन दोनों को देखकर खुश थे। रूही तो बस शिव में खोकर उसकी रूही बनकर डांस कर रही थी। वहीं शिव रूही को यही आंखों ही आंखों में बता रहा था कि अब वो बस उसकी है, शिव की रूही है। शर्मा जी भी दोनों को देखकर खुश थे। संगीत के एक दिन बाद शादी थी और कल मेहंदी थी, तो सबको जल्दी उठकर तैयारी भी करनी थी। अनु ने नेवी को भी रोक लिया था। कबीर तो बहुत खुश था। रात को सब बड़े सोने चले गए तो बाकी सब ने शिव के बंगले के पीछे पार्टी रख ली थी, जिसमें रोहन, कबीर, वीरेन, शिव, रूही, अनु, जारा, नेवी, रोन थी। सभी लड़के पहले से ही वहां पर आ गए थे, बस लड़कियों का वेट कर रहे थे। जैसे सभी लड़कियां आई तो सबके मुंह खुले रह गए। सभी ने शिफॉन की साड़ियां पहनी थी। नेवी वाइट साड़ी विथ पिंक ब्लाउज, अनु ब्लैक साड़ी विथ रेड ब्लाउज, जारा ग्रीन साड़ी विथ गोल्डन ब्लाउज, और फिर हमारी हीरोइन रूही लाइट पिंक और लाइट येलो साड़ी विथ मल्टी कलर ब्लाउज, हवा में लहराते बाल। चारों ने ही ज़्यादा मेकअप नहीं किया था। तभी रोन ने चारों लड़कों को देखा जो मुंह फाड़े सभी लड़कियों को देख रहे थे। रोहन उनके सामने गया और बोला, मुंह तो बंद कर लो भाई। सभी होश में आए। रोहन और शिव तो अपनी वाली को साथ लेकर निकल गए और यहाँ अनु वीरेन को इशारे कर रही थी, पर वीरेन उसे अनदेखा। निभि ने यह सब देखा तो झटके से अनु को पकड़कर बोली, निभि तूने वीरेन को बोल दिया? कब? उन्होंने क्या कहा? मुझे बताया क्यों नहीं? बोलना। अनु शांत हो जा मेरी माँ, बताती हूँ। अनु ने निभि को सब कुछ बता दिया। निभि मुंह पर हाथ रखकर, हाँ हाय, तूने वीरेन को किस किया? पागल। अनु यार पागल हो गई, बस कुछ सोच समझ कर नहीं हुआ। निधि वाह यार, तुम दोनों फाइनली एक साथ, मैं भी बहुत खुश हूँ। रुक, मैं अपने जीजू से भी बात करूँ। निधि सीधा वीरेन के पास गई तो अनु भी पीछे आ गई। वीरेन कबीर और उनसे बात कर रहा था। निधि हाय। वीरेन है। निधि कैसी हो? निधि बहुत अच्छी। चलिए आपने तो पहचान लिया, वरना तो कुछ लोगों ने पहचाना ही नहीं था मुझे। और कबीर की ओर देखने लगी जो उसे ही देख रहा था, या कहो ताड़ रहा था। वीरेन किसने नहीं पहचाना? निधि वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आज से मैं आपको जीजू बोल सकती हूँ ना? वीरेन ने पीछे अनु को देखा जो शायद पहली बार नीचे देख शर्मा रही थी। कबीर ने भी निधि से ध्यान हटाकर उसे देखा तो ड्रिंक पीते पीते खांसने लगा। कबीर पार्टनर तू शर्मा रही है? सच में, पर इसमें इतना शर्म क्या? अनु वो ना, निधि ने जब वीरेन जी को जीजू कहा तो अंदर से बड़ी खुशी वाली फीलिंग आई कि सच में अब वीरेन बस मेरे हैं। कबीर ओहो वाह, देखो तो हमारी लड़की कितनी रोमांटिक है। वीरेन ने अनु को देखा और फिर निधि को हाँ कहा। वीरेन मुझे अनु से कुछ बात करनी है तो। कबीर हाँ हाँ जाओ तुम भी। रोन पर यही कर लो ना बात। दी और शिव जीजू भी चले गए, रोहन भाई और भाभी भी। कबीर अरे रहने दे रोहन, लड़की का चक्कर है। रोहन लड़की का चक्कर। वीरेन कबीर के सर पे मारकर अनु को लेकर एक साइड चला जाता है। निधि भी रोहन और कबीर के बीच आकर बैठ जाती है। कबीर तो बस निधि को देख रहा था जो रोहन से बातों में लगी थी। पता नहीं इतना बोलने वाला हमारा कबीर भी आज चुप था। रोहन तो निधि दी, आपका भी कोई बॉयफ्रेंड है क्या? निधि तुझे लगता है मेरे जैसे गोल मटोल लड़की को कोई पसंद करेगा? रोहन क्यों दी, आपको पता है आप कितनी प्यारी हो, क्यूट हो। निधि हंसने लगी और रोहन के गाल खींचने लगी। तू छोटा ना होता तो तुझे ही बना लेती। रोहन सच्ची? पर अब तो छोटा हूँ। वैसे हाँ, कबीर भैया है ना, वो तो सिंगल भी हैं और आप दोनों की जोड़ी भी मस्त लगेगी। रोहन ने तो कबीर के दिल की बात बोल दी थी। कबीर मन ही मन रोहन को दुआएं देने लग पड़ा। वहीं निधि हंसते हुए शांत हो गई। निधि क्या रोहन कुछ भी बोलते हो? रोहन नहीं मानना तो मत मानो, पर सच्ची बोला था। मैं तो चला सोने, बाय। दी बाय कबीर भैया, बाय। कबीर गुड नाइट रोहन। रोहन तो चला गया पर निधि को शांत करवा दिया। कबीर ने निधि को ऐसे देखा तो बोला, कबीर तुम चुप क्यों हो गई? अगर रोहन की बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी।
पर क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मजाक में भी तू अपना नाम मेरे साथ नहीं जोड़ सकती? नीवी कबीर की बात सुन हैरानी से उसे देखने लगी। उधर शिव रूही को टेरिस पर जाकर लेकर आया था, जहाँ दोनों अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में बैठकर सोच रहे थे। रूही, कभी सोचा ना था कि हम दोनों एक साथ होंगे। यकीन नहीं था अपनी तकदीर पर कि वो मेरा साथ देगी, क्योंकि हमेशा दगा ही देती आई है। शिव ने रूही को गले लगाया। शिव, यकीन तो मुझे भी अपनी तकदीर पर नहीं था कि तुमसे कभी मिल भी पाऊंगा, पर हाँ, अपने महादेव पर भरोसा था कि वो कभी ना कभी तो हमें इस जिंदगी में मिलवा ही देंगे। पर ये नहीं यकीन था कि शादी भी होंगे। रूही, आज आपसे एक वादा चाहिए मुझे। शिव ने रूही का चेहरा हाथों में लिया और बोला, जितने वादे चाहिए ले लो, मैं तो पूरा तुम्हारा ही हूँ। रूही हंसने लगी। रूही, जानती हूँ, बस यही वादा चाहिए कि आप कभी भी किसी भी बात को लेकर किसी गलतफहमी में भी एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे। शिव ने रूही का हाथ अपने हाथों में लिया। शिव, वादा रहा, कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा, ना खुद दूर जाऊँगा। रूही, सब लोग एक दूसरे को आई लव यू बोलकर प्यार जताते हैं, पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ GTM। शिव, GTM 80? रूही, आपको फ्रेंच आती है? शिव हंसते हुए, तुम भूल रही हो कि मैं एक एजेंट भी। रूही और शिव दोनों हंसने लगे और वहीं बैठकर बातें करते रहे। रोहन जारा को एक रूम में लेकर गया था, जिसमें चारों ओर लाइट्स लगी थी और जारा की तस्वीरें भी। ये जारा की वो तस्वीरें थी जब वो मुंबई गई थी। हर दिन की तस्वीर थी। किसी में जारा काम कर रही थी, एक में किसी को डांट भी रही थी, एक में साड़ी संभाल रही थी। ऐसी बहुत सी तस्वीरें थी। जारा तो हैरान रह गई। रोहन ने कभी भी ऐसे अपना प्यार नहीं जाहिर किया था। जारा चारों ओर घूम कर देख रही थी, फिर रोहन के गले लग गई, रोहन के गालों पर किस कर दी। रोहन ने भी जारा को जकड़ लिया। दोनों अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। निभी कबीर की बात सुन उसे हैरानी से देख रही थी। कबीर, क्या हुआ? पहले चुप थी, पर अब तो हिल भी नहीं रही हो। अजीब हो यार तुम भी। निभी, अजीब? और मैं? अरे अजीब तो आप हो। कबीर, मैं? वो कैसे? निभी, कभी स्कूल में भी अच्छी तरह बात नहीं करी, हमेशा चिढ़ते थे। वो तो हमेशा वीरेन ही बुलाते थे मुझे। और तो और, फिर अब आज मिली हूँ तो भी पहचाना ही नहीं। और वैसे भी आप जैसे हैंडसम लड़कों को मुझ जैसी लड़कियों में इंटरेस्ट कहाँ? नीवी कुछ बोलती इससे पहले ही कबीर ने उसे खींचकर गले लगा लिया। नीवी की आंखें बड़ी हो गईं। कबीर, अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या? इतना कुछ था दिल में। वैसे तुझे चिढ़ाता इसलिए था कि तू बहुत क्यूट से फेस बनाती थी, तो मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। और चल, सीधा सीधा सुन, आज जब से देखा है तुझे, तो तू ही दिख रही है। पसंद है तू मुझे, समझ गई? तेरी हाँ ना का वेट नहीं करूँगा। जारा के निकाह के बाद ही अब उसे बात कर तेरे घर आऊँगा, तुझे तेरे पापा से मांगने के लिए। तो रेडी रहना। कबीर जब तक बोलता रहा, भी उसकी बाहों से निकलने के लिए मचलती रही, पर कबीर ने उसे नहीं छोड़ा। जैसे ही छोड़ा तो बिना कबीर की ओर देखे अंदर भाग गई, और हमारा कबीर वहीं बाहें खोले नीचे घास में लेट गया और मुस्कुराने लगा। वीरेन अनु को पूल साइड लेकर आया था और बस हाथ पकड़े वहीं बैठे थे। आज वीरेन ने अनु को अपने सीने से लगाया था। वीरेन ने जब देखा कि अनु उसके सीने पर ही सर रखकर सो गई है, तो सबसे नज़र बचाकर उसके कमरे में उठाकर ले गया। फिर जैसे ही चादर देकर जाने लगा तो अनु का चेहरा देखकर रुक गया। अनु नींद में ही मुस्कुरा रही थी। वीरेन ने आगे बढ़कर अनु के माथे को चूम लिया और फिर गालों को, फिर बाहर कबीर के पास ही आकर लेट गया। दोनों ही प्यार नशे में ही मुस्कुरा रहे थे और किसी बात की होश नहीं थी। अगले दिन मेहंदी की रस्म हुई। सबने बहुत हल्ला किया और अपनी अपनी वाली के हाथों में थोड़ी सी मेहंदी भी लगाई। बेचारा कबीर सबसे बचकर नीबी के पास जाता तो नीबी वहां से बाहर भाग जाती। नीबी तो दिल ही दिल में खुश थी, पर बस घबरा रही थी। पसंद तो कबीर को पहले से ही करती थी, पर जब कबीर ने ऐसा सब कहा तो अंदर से हिल गई थी। उसने कभी सोचा ना था कि ऐसा कुछ होगा। आखिर कमरे में कुछ सामान लेने आई तो कबीर ने ही रोक लिया और जबरदस्ती बेड पर बैठाकर हाथ पकड़कर अपना नाम लिखकर और नीबी की गाल को चूमकर भाग गया। सब कुछ अच्छे से हो गया और आ गया शादी का दिन। दिन में जारा और रोहन का निकाह हुआ। जारा ने हरे रंग का लहंगा पहना था, वहीं रोहन ने गोल्डन शेरवानी।
दोनों क्या लग रहे थे। रूही ने भी दोनों तरह से शादी करने की जिद की तो उनका भी साथ में ही निकाह पढ़वा दिया गया। रूही ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, वहीं शिव नीले पठानी कुर्ता पैजामा पहने था, ऊपर से लाल रंग की वास्कट पहनी थी। दोनों ने ही ऐसे ही निकाह किया। फिर रात को दो दो मंडप लगे, एक पर शिव और रूही, वहीं दूसरी ओर रोहन जारा। अनु ने पहले रोहन जारा का गठबंधन किया, फिर शिव और रूही का। रूही ने वहीं शिव की पसंद का लहंगा पहना था, माथे पर मांग टीका, नाक में नथ, बड़े बड़े झुमके, गले में रानी हार, बाहों में शिव के नाम का मैरून चूड़ा। मेकअप आज भी कम किया था, पर शिव के प्यार असर चेहरे पर आई लाली से दिख रहा था। शिव ने भी मैरून रंग की शेरवानी पहनी थी और गोल्डन पगड़ी पहनी थी। जारा ने लाल और गोल्डन रंग का लहंगा पहना था, गले को कवर किया हुआ नेकलेस, मांग टीका, बड़े झुमके, बाहों में लाल चूड़ा और चेहरे पर रोहन के प्यार का नूर। रोहन ने भी मैरून पगड़ी और गोल्डन शेरवानी पहनी थी। सभी रस्मों से शादी हुई। शादी के बाद सब खाना खाने बैठे। खाने के बाद विदाई होती है। मलिक साहब और कबीर दोनों ही रो रहे थे। जारा के गले लगकर और शर्मा जी भी रूही को गले लगाकर भावुक हो गए थे। रीटा जी ने भी भारी मन से रूही को कार में बैठाया। दोनों की विदाई हो गई। जारा और रोहन वहीं से मुंबई के लिए निकल गए और शिव रूही के बेंगलोर वाले बंगले में आ गई। वहां पर नेवी और अनु ने अम्मा के साथ मिलकर गृह प्रवेश कराया, फिर कुछ रस्में की और रूही को अपने साथ ले गई। पूरी रात की थकान से सब सो गए थे, पर रात को अनु और नीवी ने शिव का कमरा सजा दिया था और रूही को वहां बैठा दिया। यूं तो रूही शिव के बहुत पास आई थी, पर आज घबरा रही थी। कुछ देर बाद शिव आया और दरवाजा बंद कर रूही के पास बैठ गया और एक डायरी में कुछ लिख कर रूही की ओर कर दी। रूही ने जब देखा तो लिखा था, क्या मैं घूंघट उठा सकता हूँ। रूही को स्कूल वाले दिन याद आ गए। रूही हंसने लगी और कुछ लिखकर शिव की ओर डायरी बढ़ा दी। शिव ने देखा, उस पर नहीं लिखा था। शिव ने क्यों लिख कर दे दिया। रूही ने लिखा कि पहले मुझे कोई तोहफा दीजिए। फिर शिव ने लिखा कि अपने पैर आगे करो। रूही ने ना समझने वाली स्थिति में पैर आगे कर दिए तो शिव ने जेब से पायल का जोड़ा निकाला और पहना दिया। रूही ने जब पायल देखी तो देखती ही रहेगी। रूही ने जल्दी से खुद ही घूंघट उठाकर शिव को गले लगा दिया और शिव तो हंसने लगा। शिव, अरे अरे रानी साहिबा, क्या कर रही हैं। रूही, आपको कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या पसंद है। शिव, सांसें हो तुम मेरी, तो इतना तो जानता हूं ना। रूही ने शिव की ओर जोर से पकड़ लिया। शिव ने भी मुस्कुराते हुए रूही की बाहों में भर लिया। कुछ बाद रूही शिव से अलग हुई तो आंखें शर्म के मारे नीचे कर ली। शिव ने रूही का चेहरा हाथों में लिया और माथा चूम लिया। शिव, पता है, कभी सोचा नहीं था कि मेरी तकदीर मेरी जिंदगी मुझे दे देगी। रूही ने शिव को देखा तो शिव की आंखों में नमी थी। रूही ने शिव को चेहरे पर हाथ रखा और उसकी आंखों के आंसू जो लुढ़क कर गालों पर आ गए थे उन्हें चूम लिया। शिव ने रूही को गले से लगा लिया और फिर उसे कपड़े बदल कर रिलैक्स होने को कहा। रूही कपड़े बदल कर आई तो शिव पहले से ही कपड़े बदल लेता था। रूही को देख शिव ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया तो रूही शिव के सीने से लगकर लेट गई। शिव, आज मैं बहुत खुश हूँ। रूही, मैं भी। शिव, अच्छा जी। शिव ने रूही का चेहरा अपनी ओर किया और फिर उसे किस किया। कुछ ही पलों में दोनों तन मन से एक हो गए। उधर रोहन जारा भी सफर की थकान की वजह से सो गए थे। अगले दिन उठे तो रोहन ने देखा कि स्विट्जरलैंड की टिकट की बुकिंग की कंफर्मेशन का मैसेज था। तभी कबीर के फोन आया। कबीर, मैंने तेरे ही फोन से बुकिंग कर दी थी, आज शाम की फ्लाइट है, तुम दोनों की तो पैकिंग कर ली हो। रोहन, वाह थैंक यू यार। कबीर, चल बे, फोन रख और सोने दे। तुझे बताने के चक्कर में नींद खराब की है अपनी। कुछ दिनों की छुट्टी है तो नींद भी पूरी करनी है। रोहन, सच में तू पूरा कुंभकर्ण है। कबीर हंसते हुए फोन काट देता है। शिव और वीरेन शर्मा जी से सब कुछ सीख रहे थे। रीटा जी और रोहन मुंबई वाले रूही के घर में रहते थे और शर्मा जी वीरेन के घर बेंगलोर में। वहीं शिव भी आ जाता और तीनों अपने मिशन की तैयारी करते हैं। रूही और शिव का प्यार और बढ़ रहा था। वहीं वीरेन और अनु की सगाई हो रही थी। सब बहुत खुश थे। कबीर की भी छुट्टी खत्म हो गई और वो काम पर लग गया और डिपार्टमेंट में जो गद्दार थे उन पर नजर रखता था और साथ में नेवी को फोन करके तंग भी करता।
निवी ने हाँ नहीं कहा था, ना ही ना कहा था, बस जो उसके पापा कहते वही मानना था। तो कबीर से पापा से बात करने को कहा। कबीर भी मान गया, पर अगले महीने के लिए तब तक तंग करता रहता। रूही एक दिन बेहोश हो गई तो हॉस्पिटल ले गए। रूही माँ बनने वाली थी, तभी रोहन का फिर आया मुंबई से कि जारा भी माँ बनने वाली है। सब बहुत खुश थे। वीरेन भी 1 महीना होने पर अबू धाबी चला गया। वहां पर जाने के बाद रोज अनु को रात को मैसेज कर दिया करता था। अनु भी रूही के साथ बेंगलोर वाले कंपनी संभालने लगी। शिव कम ही आता था, अब ज़्यादा अपने मिशन पर ध्यान देता। रोहन और जारा मुंबई में सब देख रहे थे। रूही को डॉक्टर से पता चला कि जुड़वा बच्चे हैं, तो सब बहुत खुश थे। 1 महीने बाद शिव के जाने का दिन आ गया था। रात को शिव पैकिंग कर रूही को गोद में सर रखकर लेटा था और रूही शिव के बालों में हाथ फेर रही थी। शिव, रूही वादा करो कि मेरे जाने के बाद अपना और दोनों बच्चों का पूरा ख्याल रखोगी। रूही, वादा रहा मेरा दोनों बच्चों के पापा, पर आप भी एक वादा कीजिए। शिव, हुक्म करो रानी साहिबा। रूही, आप रोज मुझे फ़ोन करेंगे और बात करेंगे और रोज अपनी एक फ़ोटो भेजेंगे। शिव, वादा। और तुम भी अपनी हर फोटो भेजना। मैं अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। पता नहीं, शायद 4 महीनों से ज़्यादा टाइम लग जाए तो। रूही, ऐसा मत बोलिए ना, जल्दी ही आप मेरी और हमारे बेबी के पास होंगे। शिव ने उठकर रूही के होठों को चूम लिया और गले लग गया। शिव, जल्दी ही अपने बच्चों और उनकी मम्मा के पास वापस आऊँगा। अगले दिन शिव चला गया। शिव के सामने तो रूही ने अपने आप को संभाल लिया, पर जैसे ही वो गया रूही की आंखें बहने लगी। पर अनु ने रूही को संभाला। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और अनु रूही का पूरा ख्याल रखती। अनु तो बुआ बनने के लिए सबसे ज़्यादा खुश थी और ऑफिस भी पूरा शिव की तरह संभालने लगी। शिव रूही को रोज रात को फ़ोन करता, दोनों एक दूसरे को अपना ख्याल रखने को बोलते। शिव रूही की तस्वीरों को देखता रहता है। जब भी मिशन कमज़ोर पड़ता तो रूही की तस्वीर निकाल कर देख लेता। रूही के चेहरे पर माँ बनने की नूर आ रहा था, वो और भी खूबसूरत लगती। वहीं शिव ज़्यादातर पठानी कपड़ों में ही होता और दाढ़ी भी बढ़ा लेती। कबीर भी आकर रूही को हंसाता। रोहन जारा भी कभी बेंगलोर चले जाते या कभी रूही अनु कबीर मुंबई आ जाते। 4 महीने हो गए थे। वीरेन भी अपना मिशन पूरा कर आ गया था। उसे इस बार बहुत चोटें लगी थी। एक आतंकवादी ने गोली मार दी थी जो सीधा वीरेन के पैर पर लगी थी, पर वीरेन ने मिशन पूरा किया और फिर वापस आया तो उसे 6 महीने के लिए फ्री किया गया। वीरेन अनु की जिद के कारण अपने घर ना जाकर शिव के घर ही रुक गया। वीरेन भी रूही का उदास चेहरा देखकर दुखित होता था, क्योंकि 1 हफ्ते से शिव का कोई फोन नहीं आया था। कबीर आकर वीरेन के साथ मिलकर रूही का मन बहलाते तो अनु नई नई खाने की डिश बनाकर रूही को खिलाती। शर्मा जी ने रोहन को भी वहीं रूही के पास रहने को भेज दिया, पर वो भी शिव के लिए परेशान थे, क्योंकि उनका भी कोई लिंक नहीं हो रहा था। उसकी पूरी टीम का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एक दिन वीरेन रूही के पास ही बैठा था, पर कुछ बात कर रहे थे। अचानक रूही के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और हाथ बढ़े हुए पेट पर चला गया। वीरेन टेंशन से, भाभी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? रूही ने खुश होते हुए बोला, बच्चों ने किक किया। वीरेन भी खुश हो गया। वीरेन रूही को लेकर डॉक्टर के पास गया। फिर दोनों घर आ गए। अनु भी आ गई थी, तो जब अनु को पता चला तो खुशी से कूदने लगी। रोहन भी उसके साथ ही कूदने लगा। ऐसे ही 8 महीने हो गए थे, पर शिव को कुछ पता नहीं चला। वीरेन ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कुछ पता चले। शर्मा जी ने तो यही मान लिया था कि शिव का या तो दुश्मनों के हाथ लग गया है या नहीं रहा, पर किसी को कुछ नहीं पता। उन्हें रूही की हालत का पता था। सब बस उसे हौसला ही देते थे, पर अंदर अंदर से सब डरते थे। रूही की माँ, रोन और मलिक साहब को बस यही पता था कि शिव किसी काम के लिए कहीं फंसा हुआ है। जारा को अचानक से लेबर पेन हुआ और उसे हॉस्पिटल लेकर गए। रोहन, कबीर और रीटा जी वहीं थी। शर्मा जी भी आ गए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। रोहन को बेटा हुआ था। जारा और बेबी को रूम में शिफ्ट किया गया। रोहन उसे देखने लगा। जारा बेहोश थी। रोहन ने बेबी को उठाया तो वो सो रहा था। रोहन बेबी को हाथ में लेते ही रोने लगा तो कबीर ने संभाला। फिर रोहन जारा के पास गया। जैसे ही कबीर ने बेबी को हाथों में लिया तो बेबी रोने लगा। जारा भी उठ गई। कबीर, पूरा मामू पर गया है, शरारती है। सब बहुत खुश थे। रोहन ने रूही को फ़ोन किया और बेबी के बारे में बताया। रोहन, बुआ बन गई हो। रूही, तो नाम भी तू ही रख अपने भतीजे का।
रूही खुशी से, जरूर, मेरे भतीजे का नाम रेहान है। जारा, अरे वाह रूही, पता है मेरे मन भी यही नाम था, मेरे रोहन का, रेहान। कुछ दिनों बाद सब घर आ गए। सब रूही के पास चले गए क्योंकि उसकी डिलीवरी की तारीख नज़दीक थी। रूही तो रेहान को देखकर बहुत खुश थी। अनु और रोहन तो उसे छोड़ते ही नहीं थे, पर वीरेन, कबीर, रोहन शिव का पता कर रहे थे, पर कुछ हाथ नहीं लग रहा था। शर्मा जी तो अंदर से टूट ही गए थे। जब भी रूही को देखते तो सामने रूही सफ़ेद कपड़ों में ही दिखती। रूही ने इन महीनों में महादेव की हर पूजा की। उसे पता था कि शिव उनमें बहुत मानता है। वो दिल से महादेव की आराधना करती थी। एक दिन रूही रात को अपने कमरे में जल्दी आ गई। सब बाहर खाना खा रहे थे, पर उसे आज बहुत सुबह से बेचैनी हो रही थी। जैसे ही कमरे में आई और दरवाजा बंद किया, पीछे से किसी ने आंखों पर हाथ रख दिया। रूही अचानक से बोली, रूही, शिव। रूही ने हाथ हटाकर देखा तो सामने उसका शिव था, मुस्कुराते हुए। रूही तो शिव को देखते ही बेहोश हो गई। शिव ने रूही को गोद में उठाया और बाहर की ओर भागा। सबने शिव को देखा तो सब हैरान रह गए। उसके चेहरे पर बहुत घाव थे। शिव जोर से, वीरेन, कार निकाल, रूही को हॉस्पिटल लेकर जाना है। वीरेन ने जल्दी से कार निकाली। सब हॉस्पिटल में थे, रूही को ऑपरेशन थिएटर लेकर गए थे। शिव तो बस टेंशन में चक्कर लगा रहा था। सब शिव को सही सलामत देख खुश थे। अनु और रोहन, जारा और रोहन के साथ घर पर ही थे। शर्मा जी ने शिव को आगे बढ़कर गले लगा लिया और भावुक हो गए। बीरेन, रोहन और कबीर की तो जैसी जिंदगी वापस आ गई थी। भले ही तीनों सबको संभालते थे, पर अंदर से शिव को खोने के डर से डरे हुए थे। फिर उन तीनों ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। शिव ने रीटा जी के पैर छुए तो रीटा जी ने भी प्यार से उसे गले लगाया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। शिव का एक बेटा और एक बेटी हुए थे। दोनों हेल्दी बेबी थे और रूही भी ठीक थी। जैसे ही कमरे में शिफ्ट होने के बाद शिव ने रूही को देखा तो रूही बेहोश थी, पर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। रोहन और कबीर ने तो दोनों बच्चों को उठा लिया। कबीर, वाह, मैं तो अब चाचू भी बन गया। वीरेन भी बेबी को देखकर, वीरेन, मैं भी तो फूफा बन गया। रोहन, और मैं मामू। रीटा जी, कोई मुझे तो मेरे नाती नातिन से मिलवाओ। कबीर ने बेटी रीटा जी को दे दी और बेटा शर्मा जी को। शिव जब से आया था कुछ नहीं बोला था, अब भी बस रूही को ही देख रहा था। कुछ समय बाद रूही को होश आया। रूही ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने शिव अपने एक बच्चे को हाथों में लिए बैठा था। शिव को देखते ही रूही की आंखें गीली हो गईं। रोहन ने शिव से बेबी को लिया और बाहर चला गया। शिव रूही के गले लग गया। रूही और शिव गले लगे रहे। फिर रूही ने शिव का चेहरा अपने हाथों में लिया और माथा चूम लिया। शिव ने फिर से उसे गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद सब घर पर थे। अनु को बच्चों के नाम रखने की जिम्मेदारी दी गई। अनु, मेरी प्यारी भतीजी का नाम सीविका होगा और मेरे भतीजे का नाम रूहान होगा। दोनों नाम मेरे भाई भाभी के नामों पर। सभी को नाम बहुत पसंद आए। शिव ने बताया कि वो वहाँ फंस गया था और उसकी टीम भी, इसलिए सबसे लिंक तोड़ना पड़ा, पर अपनी टीम को कुछ नहीं होने दिया और मिशन भी पूरा किया। बस कुछ ज़्यादा वक्त लग गया। यहाँ आकर सबको सरप्राइज देना चाहता था। सब खुश थे। रूही तो अब शिव को कहीं जाने नहीं देने देती। दोनों मिलकर अपने बच्चे को संभालते। शिव ने 3 महीने बाद अनु और वीरेन की शादी करवा दी और कबीर ने भी मलिक साहब को नेवी के बारे में बता दिया। उसका भी ससुर नहीं मान रहा था तो कबीर ने अपने स्टाइल में समझा दिया। कबीर, देखिए ससुर जी, जाति में क्या रखा है, आईपीएस दामाद बैठे बिठाए मिल रहा है तो मान जाओ, वरना नेवी को भगा कर ले जाऊंगा। फिर 2 सालों में उसके जैसे 2 क्यूट क्यूट बच्चे पैदा करूंगा, पर आपको मिलने नहीं दूंगा, तो बैठे रहना। अब कोई ऐसी बातें सुन क्या करेगा, ऊपर से पुलिस वाले से पंगा। नेवी के पापा भी मान गए। कबीर के निकाह में तो सबने बहुत मजे किए। तीनों बच्चे बड़े प्यारे लग रहे थे। अब सबकी जोड़ियां बन गई थी। वीरेन और अनु अपने घर में थे। वीरेन को अब ईटीएफ का हेड बना दिया गया था। शिव को अब कुछ समय के लिए एजेंट के काम से छुट्टी थी, पर वो फिर भी अपना काम कभी कभी कर लेता था, जिसका बस वीरेन को पता होता, क्योंकि शर्मा जी के कहने पर ही शिव ने ब्रेक लिया था। कबीर भी अपने मस्त मौले अंदाज में डिपार्टमेंट में धोखेबाज लोगों का पता लगाकर सारी इन्फॉर्मेशन वीरेन को देता। रोहन और जारा मुंबई में थे। फिर शिव और रूही भी वहीं आ गए। कुछ समय बाद अनु ने भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सबसे ज्यादा शिव खुश था। वो मामू बन गया।
अनु की बच्ची का नाम शिव ने रखा रियांशी। कबीर को भी पापा बनने की जल्दी थी। अनु की बच्ची को देख बोला, अरे जब मेरा बेटा होगा तो ये मेरी बहू बनेगी। सभी उसकी बात सुन हंस पड़े। कबीर, अरे चिल मारो, मजाक कर रहा हूँ। तभी नीवी बोली, पर बेटा या बेटी तो आने वाला है। सबने हैरानी से नीवी को देखा तो नीवी रूही के गले लग गई और कबीर तो नीवी को रूही से छुड़ाकर गोद में उठाकर घुमाने लगा। शिव और वीरेन ने उसे रोका। कबीर से तो खुशी संभाली नहीं जा रही थी। तभी छोटी शिवका, रूहान और रेहान आए। शिवका, चाचू क्या हुआ? आप भी लिटिल बेबी की जगह चाची को क्यों उठा रहे हो? रेहान, मामू मामी कोई छोटी बेबी है जो गोदी में उठाकर घूम रहे हो? रूहान, चाचू जिसे मर्जी उठाए, मैं तो अनु बुआ के बेबी को उठाऊंगा। रूही हंसती हुई, रूहान लिटिल बेबी का नाम रियांसी है। रेहान, वाओ कितना प्यारा नाम है रूही बुआ। कबीर, हाँ मैंने तुम्हारी मामी को भी इसलिए उठाया था कि एक और लिटिल बेबी आ रहा है। सिक्का, एक और? वाह, पर कब? कबीर, 9 मंथ बाद। सब हंसने लगे। फिर कबीर को भी जुड़वा बच्चे हुए, पर दोनों लड़कियां। ग्यारह ने दोनों का नाम मन्नत और जन्नत रखा। दोनों ही नीवी की तरह गोल मटोल थी, पर आंखें कबीर पर गई थी। कबीर तो बहुत ही खुश था और मलिक साहब ने अपनी पोतियों की खुशी में पार्टी रखी थी। सब दोस्त एक दूसरे से जरूर मिलते और अपने बच्चों को भी अपनी जैसी दोस्ती निभाना बताते और अपने किस्से बताते। वीरेन अनुष्का स्पेशल। वीरेन और अनु की शादी हो गई थी। वीरेन के घर में बस वही रहता था, तो रूही और जारा ने मिलकर उसका पूरा घर सजा दिया था। सब दोनों को घर पर छोड़कर चले गए थे। वीरेन थक गया था और भूखा भी था, तो रसोई में अनु और अपने लिए कुछ बनाने चला गया। शादी में दूल्हा दुल्हन के अलावा सब ठूस ठूस कर ही खाते हैं। अनु भी रूम में चली गई थी। वीरेन ने जल्दी में पास्ता ही बनाया था। जैसे ही रूम में गया तो अनु बेड पर बैठी थी और चॉकलेट खा रही थी। कुछ तो मुंह पर भी लगा ली थी। अनु ने अपना दुपट्टा साइड पर उतार कर रख दिया था। सभी गहने भी उतार दिए थे, बस गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ा था। बालों का जूड़ा किया था जो इतना ढीला था कि कभी भी खुल सकता था। वीरेन ने पास्ता साइड में रखा और अनु को बिना डिस्टर्ब किए चेंज करने चला गया। वीरेन बाहर आया तो अनु पास्ता भी खाने लगी थी। वीरेन, ओ बुक्कड़ कितना खाओगी? मैं भी हूँ यार, भूख लगी है मुझे भी। अनु ने वीरेन को देखा जो उसे ही घूर रहा था। अनु ने वीरेन को पास आने को कहा तो वीरेन भी अनु के साथ बेड पर बैठ गया और अनु वीरेन को खिलाने लगी। दोनों ने पूरा पास्ता खा लिया और फिर लेट गए। वीरेन, अनु। अनु वीरेन के सीने से लगी थी। अनु, हाँ। वीरेन, खुश तो हो ना? अनु ने सर उठाकर वीरेन की ओर देखा जो उसे ही देख रहा था। अनु, खुश नहीं, बहुत खुश हूं मैं आज। वीरेन, तो चलो इसी खुशी में अब सो जाते हैं। अनु चिल्लाकर, क्या? आज हमारी सुहाग रात है। वीरेन, तो यार अनु, मैं ना बहुत थक गया हूँ। वीरेन अनु के मजे ले रहा था। अनु, अच्छा, जब काम करते हो या किसी मिशन पर होते हो तब तो नहीं थकते। वीरेन, अरे तुमसे शादी करना भी तो एक मिशन ही है। अनु गुस्सा हो गई, वो उठकर बाथरूम चली गई। वीरेन, कहाँ जा रही हो? अनु गुस्से से, मैं भी थक गई हूँ, तो बिना नहाए मुझे भी नींद नहीं आएगी। अब सोना है तो नहा ही लूँ। अनु गुस्से से चली गई और वीरेन भी मनी मन हंसने लगा। अनु तकरीबन आधे घंटे अंदर घुसी बैठी गुस्से से उबलती रही। फिर हॉट शावर लेकर एक ढीली सी टी शर्ट और जीन्स की शॉर्ट्स पहनकर बाहर आई। जैसे ही अनु रूम को देखा तो आंखें बड़ी कर ली और एक हाथ मुंह पर चला गया। अनु, ओ माय गॉड, वाओ कितना प्यारा है सब। वीरेन ने पूरे कमरे में कैंडल्स लगा दी थी। अनु को रेड कलर इतना पसंद नहीं था, तो वीरेन ने हार्ट से ब्लू और सफ़ेद रंग के गुब्बारों से पूरा कमरा भर दिया था और वीरेन बस साइड में खड़ा अनु को देख रहा था। अनु ने वीरेन को देखा तो वीरेन ने अपनी बाहें खोल दी और अनु भागकर वीरेन की बाहों में समा गई। वीरेन, कैसा लगा? अनु, बहुत प्यारा वीरेन, सच में। वीरेन, अब तो गुस्सा नहीं आ रहा ना? अनु, बिल्कुल नहीं। जब इतना प्यारा हस्बैंड साथ हो तो गुस्सा किसे आएगा? वीरेन ने अनु को खुद से अलग किया और एक गिफ्ट आगे कर दिया। अनु ने मुस्कुराहट के साथ वो ले लिया और खोलने लगी। जैसे ही अनु ने वो गिफ्ट खोला तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी बढ़ गई। बॉक्स में एक चैन थी और एक पेंडेंट था जिसमें अनु, शिव, वीरेन और कबीर की पहले की एक फोटो थी जिसमें तीनों ने अनु को गोद में उठाया था। अनु की आंखें भर आई।
वीरेन ने अपनी शर्ट का एक बटन खोला और उसके गले में भी एक ऐसी ही चैन थी। अनु ने वीरेन को पहनाने को कहा तो वीरेन ने अनु के गले में वो चैन पहना दी और फिर अनु को सर पे चूम लिया। अनु, ओफो, लगता है शुरुआत मुझे ही करनी होगी। अनु ने वीरेन को कॉलर से पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसके होठों को चूम लिया। तो वीरेन ने अनु को गोद में उठा लिया और बेड पर ले गया और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए और एक दूसरे के प्यार को महसूस करने लगे। अगले दिन अनु देर से उठी तो वीरेन को ढूंढने लगी। वीरेन सामने से उसके लिए खाना लेकर आ रहा था। दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया। वीरेन ने अनु को फिर से जाने को कहा और अनु रूही के साथ ही जाती थी। शिव भी रूही और अनु को सब कुछ अच्छे से संभालते देख खुश था। उसने एक नई कंपनी अपनी बेटी के नाम से शुरू की थी, शिविका इंडस्ट्री। 2 महीने बाद वीरेन एक दिन घर लेट आया तो वहां पर पहले से शिव, रूही, कबीर और नीवी थी और उसके पीछे ही रोहन और चारा भी तीनों बच्चों के साथ आ रहे थे। रूहान, रेहान, शिविका, शिव, रूही के बच्चे रोहन के साथ ही थे। वीरेन हैरानी से शिव को, शिव क्या हुआ? शिव, यार एक और टेंशन आ रही है। वीरेन, मतलब? कबीर, मतलब कि एक और जिम्मेदारी। वीरेन फिर से, मतलब? रोहन, मतलब तेरा काम बढ़ने वाला है। वीरेन खींचकर, यार साफ साफ बताओ। रूही वीरेन के पास जाकर, जीजू मैं मामी बनने वाली हूँ। वीरेन, मतलब? जरा, भाईजान मैं भी। शिव, ओए गधे, तू पापा बनने वाला है। सभी हंसने लगे तो वीरेन को समझ आया। वीरेन भागकर अपने कमरे में गया तो अनु वहां पर बैठी मजे से पाव भाजी खा रही थी। वीरेन ने सीधा जाकर खाने की प्लेट साइड की और अनु को कसकर गले लगा लिया और फिर होठों को चूम लिया। वीरेन, थैंक यू अनु, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अब मेरी भी फैमिली और बड़ी हो गई। देखो मुझे ना बेटी ही चाहिए, तुम्हारे जैसा शरारती। अनु, अरे अरे ऐसे कैसे, मुझे तो बेटा चाहिए आपके जैसा प्यारा सा। दोनों इसी बात पर झगड़ा करने लगे तो सभी वहां पर आकर दोनों को देखकर हंसने लगे। फिर शिव ने अनु के सर पर प्यार से हाथ फेरा और माथा चूम लिया। वीरेन तो अनु को कुछ नहीं करने देता। उसने तो खुद भी छुट्टी ले ली थी काम से। अनु को जो चाहिए होता उसके सामने आ जाता। फिर आई दोनों की जिंदगी की परी रेयांशी। शिव को तो अपने दोनों बच्चों से भी प्यारी थी रेयांशी, क्योंकि अनु को उसने बहन कम और बेटी ज्यादा माना था और रेयांशी में उसने अनु को देखा। ऐसे ही इतनी मुसीबतों के बाद दोनों भाई बहन की जिंदगी में खुशियां आ गई थी। जो बचपन में परिवार को तरस गए थे उन्हें अपना परिवार मिल गया था। वीरेन, अनु, शिव तीनों अब अनाथ या अकेले नहीं रह गए। शर्मा जी अब रोहन के साथ वीरेन को भी अपना बेटा मानते और शिव को भी जमाई कम बेटा ज्यादा। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।